16 साल की उम्र में मैंने अपनी एक खुद की कंपनी खड़ी करी। इंदौर वॉज ओनली द प्लेस इन द वर्ल्ड जहाँ ये मैन्युफैक्चर होता था। 2001 से लेके 2011 तक मेरी कंपनी ने 9 नेशनल एक्सपोर्ट अवार्ड लिए। फर्नीचर का एफ भी नहीं पता था, बेसिक नॉलेज भी नहीं था, बट मैंने वहाँ एक कंटेनर ऑर्डर बुक कर दिया। टच एंड फील फैक्टर होता है जी। सोफा जैसा प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदेगा कौन। हम्म। आज हम उस लेवल पे हैं कि वी आर द बिगेस्ट सेलर ऑफ फर्नीचर्स फ्रॉम इंडिया। पैनल प्रोसेसिंग के अंदर भी वी आर द टॉप सेलर्स इन इंडिया। कि जो हम पूरे साल भर में बेच रहे हैं उसका 40 to 50% का इन्वेंट्री हमें मेंटेन करना पड़ता है, यानी 6 महीने का स्टॉक हमें यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है। तो 140 करोड़ की आबादी वाले देश में कंजम्पशन कितना होगा, क्योंकि आज भी हमारी 70% डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पर है। 41% के उनके एक्सपोर्ट में 2% का ही शेयर है हमारे इंडिया का। अल्टीमेटली हर किसी का एक पॉकेट साइज होता है, उस पॉकेट साइज से ही वो खरीदी करता है। आप कभी भी ऑनलाइन कोई चीज़ परचेस करते हैं तो एक फ़िल्टर लगा के परचेस करते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से फ़िल्टर लगा देते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका देवमानुष में। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे साथ प्रेम सर जी हैं। सर आप कृपया करके ऑडियंस को बताएंगे आपके बारे में। आई एम प्रेम रामचंदानी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, Bharat Lifespace Private Limited. I am running 2 companies, Bharat Lifespace Private Limited and Zenith Exim Private Limited. So I am the chairman and managing director of both the companies. 1992 से मैंने अपने बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करी है। तब से लेकर के 2011 में मैं फर्नीचर में डाइवर्सिफाई होकर के आया हूँ, और 2011 से लेकर 2024 तक 12-13 साल हो गए हैं मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। आज भरत लाइफ स्पेस ऑनलाइन में जाना माना नाम है। फर्नीचर्स में ऑनलाइन सेलिंग 2014 से हम लोगों ने शुरू करी है, और तब से लेकर के आज हमें 10 वर्ष हो गए हैं ऑनलाइन सेल करते हुए, और वी आर द टॉप सेलर्स पैन इंडिया। ऑनलाइन में हमारी कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, काफ़ी अच्छी सेल्स नंबर्स अचीव किए हैं, एंड वी आर द टॉप सेलर्स पैन इंडिया। सर मैं जानना चाहूँगा आपकी अर्ली लाइफ के बारे में कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपकी एजुकेशन क्या थी, आपने कैसे शुरू किया, आपका फर्स्ट बिजनेस क्या था, उसके बाद में फिर आप फर्नीचर में कैसे आए। देखिए, अगर मैं पूरी लाइफ हिस्ट्री की बात करूं तो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम वैष्णव कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन वैष्णव कॉलेज से किया। आई डिड माई MBA। उसके बाद में मैंने बिज़नेस में एंटर किया पापा को हेल्प करने के हिसाब से। आई स्टार्टेड वेरी अर्ली इन, अगर मैं कैरियर की बात करूँ तो मैंने 16 साल की उम्र से ही अपनी पहली कंपनी स्टार्ट करी है। 14 साल की उम्र से पापा के साथ में मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, उनको सपोर्ट करने के लिए ही मैंने काम किया। 16 साल की उम्र में मैंने अपनी एक खुद की कंपनी खड़ी करी। फेदर ग्राफिक्स के नाम से मेरी कंपनी थी, जिसमें मैं स्क्रीन प्रिंटिंग किया करता था। काफ़ी टेंडर एज थी, आई वॉज इनटू 10th स्टैंडर्ड, और फेदर ग्राफिक्स के नाम से मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। और उसके बाद में 1992 में एट द एज ऑफ 24 आई डाइवर्सिफाइड इनटू अनदर बिजनेस, जो हमारा पेरेंटल बिजनेस रहा करता था। दैट वाज इनटू प्रोडक्शन ऑफ हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स, लेदर स्कल्पचर्स, जो इंदौर इज स्पेशलाइज फॉर दैट प्रोडक्ट। इंदौर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिसको GI टैगिंग मिला हुआ है। दैट इज़ दी ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, इंदौर वॉज ओनली द प्लेस इन द वर्ल्ड जहाँ ये मैन्युफैक्चर होता था। GI टैगिंग क्या होता है? GI टैगिंग होता है जहाँ पर एक स्पेसिफिक टैग गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है कि वो स्पेशलाइज्ड है उस प्रोडक्ट के लिए। ओके। उसको GI टैग, जोग्राफिकल टैगिंग बोलते हैं, और वो एक इंडिकेटर होता है कि ये प्रोडक्ट, जैसे मुरादाबाद ब्रास के लिए फेमस है, कांच के लिए फिरोजाबाद फेमस है, तो इंदौर लेदर स्टफ्ड एनिमल फेमस है। इंदौर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये प्रोडक्शन होता था, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता था। जर्मनी में जरूर इसका ममीफाई हुआ करता था, वो एक अलग ही प्रोसेस हुआ करता था, लेकिन ये प्रोडक्ट सिर्फ इंदौर का स्पेशलाइज प्रोडक्ट था। तो 1992 में उस बिजनेस में मैंने अपना काम स्टार्ट किया, जो हमारा पेरेंटल बिजनेस रहा करता था। 1996 में 4 साल अपने बिजनेस में मैंने समय देने के बाद में मैंने 1996 से एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। 5 साल का टेन्योर मेरा एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में 2011 में मुझे पहला नेशनल एक्सपोर्ट अवार्ड मिला, और उसके बाद में तो शायद हमारी आदत सी लग गई अवार्ड्स लेने की।
2001 से लेके 2011 तक मेरी कंपनी ने 9 नेशनल एक्सपोर्ट अवार्ड लिए। वाओ। 9 यानी अगर 10 साल के टेन्योर में 9 नेशनल एक्सपोर्ट लाना, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारी कंपनी के लिए। और हमने काफ़ी अच्छे नंबर्स में भी अचीवमेंट्स किए थे। एवरी ईयर हम लोग नए नए टारगेट्स अचीव कर रहे थे। वाई बहुत अच्छा था। टीम बहुत अच्छी बिल्ड हो चुकी थी, मेहनती टीम थी पूरी साथ साथ में। तो हम सब साथ साथ में ग्रो करते चले गए। 2011 में जब मैं दिल्ली में अवार्ड ले रहा हूँ, उस अवार्ड के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद इस बिज़नेस में मुझे बहुत ज़्यादा समय अब नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक लेवल वो आ चुका था जहाँ पर एक सैचुरेशन लेवल था और चैलेंजेस काफ़ी सारे थे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा था उसके अंदर। तो ग्रेजुअली अवार्ड लेने के इमीडिएट बाद में मैंने बिज़नेस का डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट किया। 2011 में मैंने फर्नीचर इंडस्ट्री में पेनिट्रेट किया विद द इम्पोर्ट्स। मैंने इम्पोर्ट से ही इसकी शुरुआत करी है फर्नीचर की, और वो भी लक बाय चांस मैं इस इंडस्ट्री में घुसा था। मैं 2011 में अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए आई वॉज इन हांगकॉन्ग। तो उस एग्जीबिशन में, चूँकि वो मेरा पहला एग्जीबिशन नहीं था अपने प्रोडक्ट के लिए, मैं चौथी बार हांगकॉन्ग में था, पर मुझे कभी भी इतना समय नहीं मिलता था कि मैं उस एग्जीबिशन को अच्छे से विजिट कर सकूं। कोइंसिडेंटली उस विजिट के दौरान, उस एग्जीबिशन के दौरान मेरी स्पाउस मेरे साथ में थी। तो लास्ट डे ऑफ द एग्जीबिशन, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी बिजी एग्जीबिशन, सवेरे से शाम कब हो जाती थी पता नहीं चलता था, इतना विजिटर हुआ करता नहीं मिलता था। पर लकीली वो मेरी स्पाउस चूँकि साथ में थी, तो मैंने लास्ट डे उसको बोला कि ठीक है, इस आज तू स्टॉल तू देख एग्जीबिशन में, मैं एक विज़िट लगा के आता हूँ एग्जीबिशन का। सो मैंने पूरा एग्जीबिशन जा कर के विज़िट किया, और मैंने ये महसूस किया कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे शहर में अवेलेबल नहीं है। एक्सक्लूसिविटी है काफ़ी सारी चीज़ों की। उसको देखते हुए मैंने कुछ चीज़ें शॉर्टलिस्ट करी। प्रोडक्ट नॉलेज नहीं था फर्नीचर का उस समय मुझे। इंस्पाइट दैट मैंने कुछ प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किए। वहाँ पर इंटेंडिंग एजेंट से मैंने डिस्कस किया, इस प्रोडक्ट को मुझे इंडिया लेकर आना है, क्या कॉस्टिंग आए, कॉस्ट पूरा एनालिसिस किया, एंड आई फेल्ट कि इस प्रोडक्ट को मैं कर सकता हूँ। बिलीव मी, फर्नीचर का एफ भी नहीं पता था, बेसिक नॉलेज भी नहीं था, बट मैंने वहाँ एक कंटेनर ऑर्डर बुक कर दिया विदाउट एनी थॉट प्रोसेसेस कि उसका मुझे करना क्या है, बिकॉज आई वॉज एंटायरली इन टू डिफरेंट इंडस्ट्री ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही मेरे लिए नया था। बट समहाउ आई फेल्ट कि ये प्रोडक्ट में मुझे वैक्यूम है, मुझे दिखा वैक्यूम। तो मैंने वो एक कंटेनर का ऑलरेडी वहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ द एग्जीबिशन। अब वो एग्जीबिशन से हम लोग वापस आए, हमारे पास में काफ़ी सारे ऑर्डर्स लेकर के आए थे हम उसमें आकर के बिजी हो गए। इस बीच में वहाँ से कंटेनर शिप हुआ, कंटेनर इंडिया पहुँचा, तब तक कोई प्लान नहीं। कंटेनर हमारे वेयरहाउस में ऑफलोड हो गया, तब तक भी कोई प्लान नहीं। अब वो प्रोडक्ट आकर के रखा हुआ है हमारे पास में, महीना भर हो गया। आई थॉट कि अब कुछ ना कुछ इसके लिए हमें करना पड़ेगा। सो मैंने मार्केटिंग के बंदे हायर किए, मैंने मार्केट भेजा उनको प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बट बहुत पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया उसमें। तो मुझे लगा कि शायद कुछ गलती हुई है मुझसे प्रोडक्ट सिलेक्शंस में। मैंने बोला ठीक है, अब अगर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो लेट अस स्टार्ट विथ माय रिटेल स्टोर। मैं अपना खुद का एक रिटेल डालता हूँ। तो मेरी इंडस्ट्री जो थी वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में है, भगीरथपुरा। तो मुझे ये महसूस हुआ कि अब मैं इसके लिए स्टोर कहीं और ओपन करूँ, लेट मी ट्राई विद दिस एरिया ओनली। तो वहाँ मैंने अपने इंडस्ट्री में 5000 स्क्वायर फीट का एक एरिया में डिमार्केट किया, और वहाँ पर मैंने अपना रिटेल के हिसाब से प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दिया। जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट आया था उसका मैंने डिस्प्ले किया, उसकी मार्केटिंग करनी शुरू की। अब जब मार्केटिंग शुरू की, इंडस्ट्रियल एरिया था, लोगों को बुलाना चैलेंजिंग था, बट हमें लगा कि नहीं, वी कैन डू इट। हमने वो डिस्प्ले किया, फर्नीचर सब डिस्प्ले हुए। हम लोगों ने फ्रेंड्स ने रिलेटिव्स में मैसेजेस रोल आउट किए कि वी आर इनटू फर्नीचर्स नाउ। अब जिन को फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को चाहिए था, उन्होंने आके देखा, सिलेक्शंस किए, प्राइसेस उनको बहुत अट्रैक्टिव लगा, तो उन्होंने बाइंग करना शुरू किया। अब माउथ पब्लिसिटी अपने आप होने लगी।
मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड सर्कल्स, उनका नेटवर्क, फिर उनका नेटवर्क कर करके ये मैसेजेस लोगों तक, काफ़ी लोगों तक मैसेजेस पहुँचे। तो अच्छा मेरे पास में क्राउड आने लगा। मुझे लगा कि शायद अब मेरे लिए ये स्कोप है। तो सर फर्स्ट जो आपका कंटेनर आया था उसमें केवल रॉ मटेरियल था फिर नहीं मशीन? नहीं, फिनिश गुड्स था। ओके। इट वाज ऑल फिनिश गुड्स। जो वो मेरा एग्जीबिशन था, जी। दैट इज़ फॉर द मार्केट सेलिंग के लिए थे हम लोग वहाँ पर, और वहाँ पर सारे फिनिश गुड्स का ही डिस्प्ले था। ओके। तो मैं फिनिश गुड्स ही लेकर के आया था और फिनिश गुड्स का ही डिस्प्ले किया था ओके। मैंने। तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मैंने उसके बाद में फिर नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस किया, वो कंटेनर्स आए, फिर रेगुलर मेरी बाइंग शुरू हुई चाइना से। आई स्टार्टेड विद चाइना इम्पोर्ट्स ओनली। तो मेरे पास में रेगुलर बाइंग शुरू हुई। 2011 से 2014 तक जो मैंने 5000 स्क्वायर फीट का डिस्प्ले था, उसको बढ़ा करके मैंने 40,000 फीट का डिस्प्ले वाह। कर दिया। 3 साल में वो डिस्प्ले एरिया मेरा 5000 से कन्वर्ट होकर के 40,000 हो गया। और इन द मीनवाइल मैंने आपको बताया मैंने डाइवर्सिफाई करना जी ही था। बिल्कुल। तो 2011 से मैंने जब फर्नीचर में स्टार्ट किया तो ग्रेजुअली मैंने अपने हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को स्लो डाउन करना शुरू किया और पूरी उस इंडस्ट्री को मैंने कन्वर्ट करके शोरूम में कन्वर्ट कर दिया। तो आज वो 40,000 स्क्वायर फीट का शोरूम बन चुका है। अब 2014 में मोदी जी का आह्वान हुआ मेक इन इंडिया का। जी। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये एक हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 2014 में मैंने अपनी पहली इंडस्ट्री डाली सोफ़ा प्रोडक्शन की। मुझे अच्छा रिस्पांस आने लगा क्योंकि इंपोर्ट में सोफ़ा बहुत हायर वॉल्यूम लेता है कंटेनर्स में, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं थी। तो मैंने आई स्टार्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोफ़ाज़ में बहुत अच्छा रिस्पांस आने लगा। प्रोडक्ट क्वालिटी वॉज एक्सेलेंट क्योंकि हमने जो टीम हायर करी थी वो काफ़ी हाई क्वालिटी टीम थी। प्रोडक्ट का रिस्पांस बहुत अच्छा आने लगा, तो हमने कंटिन्यूशन में उसका प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आए कि अब हम लोग एक प्रोडक्शन पे आए हैं, तो अब नेक्स्ट क्या, क्योंकि मेक इन इंडिया की तर्ज पर कहीं ना कहीं एक फीलिंग थी कि हमें इंडियन प्रोडक्ट्स पे ही जाना चाहिए। वी शुड स्टॉप और रिड्यूस अवर इम्पोर्ट्स। 2016 में मैंने अपना सेकंड प्रोडक्शन प्लांट डाला जो कि इंजीनियर्ड वुड पैनल प्रोसेसिंग प्लांट था। ग्रेजुअली हम अपने रिटेल बिजनेस से उसको पूरा कोप अप कर रहे थे। प्रोडक्शन उस समय बहुत छोटे स्केल पे था। 2014 में जो मैंने सोफ़ा किया तो वी वर प्रोड्यूसिंग एवरेज 4 सोफ़ाज अ डे। ओके। वहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जो मेरे रिटेल बिजनेस के हिसाब से ही था, इतना ही हमारा सेल होता था उस समय। पैनल प्रोसेसिंग प्लांट जब हमने डाला तो हमने रिटेल का ही फोकस करके उसको किया था। छोटी छोटी मशीन्स ली थी, बहुत हैवी मशीनरीज नहीं ली थी हमने। तो सर मशीन्स कहाँ से लेके आए थे हम? मशीन्स इंडियन मशीन्स थी सर। वो सारी इंडियन मशीन से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्ट स्लो था मेरा। छोटी मशीन से ही मैंने अपना पूरा सेटअप लगाया था। और कितना बजट था उस टाइम पे? बहुत छोटे बजट पे किया था। मतलब ऐसा हमने बहुत बड़ा प्लान लेकर के, हमारा थॉट प्रोसेस नहीं था उस समय, और रिटेल को ही कैटर करने के हिसाब से बनाया था। तो छोटी छोटी इंडस्ट्री के हिसाब से छोटी मशीनरीज का सेटअप लगा था, जो कि हार्डली 40-50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था उस समय फॉर द पैनल प्रोसेसिंग प्लांट। सोफ़ा के अंदर मैनुअल वर्क ज़्यादा होता है, तो उसके लिए मुझे कोई बहुत हैवी मशीनरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 2016 में चूँकि मोदी जी का फिर दूसरा आह्वान आया था आत्मनिर्भर भारत का जी। तो कहीं ना कहीं मन में थॉट प्रोसेसेस वही चल रहे थे कि हमें अपने इंपोर्ट्स को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की ज़रूरत है। उसी बेसिस पे मैंने अपना 2016 में जो प्रोडक्शन प्लान डाला, तब तक हम लोग ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर चुके थे। 2016 में ही मेरा ऑनलाइन का सेलिंग भी स्टार्ट हो चुका था, और उसी समय मैंने अपना सेकंड प्लान भी डाला था। हमने ऑनलाइन सोफ़ा सेल करना शुरू किया था। इंजीनियर्ड वुड को हम लोगों ने उस समय सेल नहीं करना शुरू नहीं किया। वी स्टार्टेड विद सोफ़ाज़ में भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग थिंग ये था कि जब मुझे अप्रोच किया गया था फॉर सेलिंग सोफ़ाज़ ऑनलाइन, तो एक थॉट प्रोसेस ये क्लियर था लाइक अ लेमन कि टच एंड फील फैक्टर होता है जी। सोफ़ा जैसा प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदेगा कौन। बट जिसने मुझे पिच किया था फॉर द सेल्स ऑनलाइन, उसने कहा कि भाई आपको रजिस्टर करने में, लिस्ट करने में नुकसान कुछ नहीं है। आप लिस्ट कर लो, बिका तो ठीक है, नहीं बिका तो इट्स फाइन। सो मुझे भी लगा कि हाँ, देयर इज़ नो हार्म इन इट, देयर इज़ नो लॉस इन इट। मैंने बोला कि चलो लिस्ट तो करते हैं। तो वी स्टार्टेड विथ 4 सोफ़ास। हम लोगों ने सिर्फ 4 सोफ़ा, 4 मॉडल बना करके उस पर लिस्ट किया, और मुझे रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। जहाँ हम लोग 4 सोफ़ा पर डे अपने रिटेल के लिए बनाया था, तो 4 सोफ़ा मेरे पर डे ऑनलाइन के लिए भी बनने लग गए।
which is jump of 100% production. So I was good with that. So हमारा स्टार्ट 4 सोफे से हुआ और आज उन्हीं सोफास को बढ़ते बढ़ते हम उस लेवल पे आ गए जहाँ पर हम लोग 200 सोफास पर डे बना रहे हैं। वाह। और 200 सोफास हम ऑनलाइन सेल करते हैं। तो वो जो एक जर्नी है मेरी, एक अर्ली बर्ड का हमें बेनिफिट था क्योंकि वी वर टू अर्ली, लोगों ने उस मार्केट को एनालाइज नहीं किया था और चूँकि हमारा भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उस मार्केट पे नहीं था इनिशियल लेवल पे, तो हम लोगों ने स्टार्ट बहुत स्लो किया, बट धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता चला गया, एक्सपेंशन होते चले गए। तो हम लोगों ने एक फैक्ट्री के बाद में सेकंड फैक्ट्री करी, सेकंड के बाद थर्ड फैक्ट्री करी, फोर्थ फैक्ट्री करी, अब 5वीं फैक्ट्री की हमारी तैयारियां चल रही हैं। तो ग्रेजुअली हम लोग इंक्रीज़ करते चले गए। सो लक बाय चांस मैं इस इंडस्ट्री में आया और मेक इन इंडिया की तर्ज पर हम आगे बढ़ते हुए आज हम उस लेवल पे हैं कि वी आर द बिगेस्ट सेलर ऑफ फर्नीचर्स फ्रॉम इंडिया। 2016 में जो कि मैंने पैनल प्रोसेसिंग इंडिया, इन इंडिया, यस, मतलब ऑनलाइन सेलिंग मेरी पूरी इंडिया में ही है। वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग दिस प्रोडक्ट राइट नाउ। तो ये मार्केट जो है, मार्केट प्लेस पे हम लोग बेच रहे हैं। सो ये मार्केट प्लेस इंडिया के लिए ही है। प्रेजेंटली वी आर सर्विंग एट 28,000 पिन कोड्स इन इंडिया, जो वेरी सून विल बी कवरिंग अराउंड 45,000 पिन कोड्स। इंडिया में 45 पिन कोड्स पे सर्व करना इस ड्रास्टिकली, इट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग। सो 2016 में चूँकि हमने पैनल प्रोसेसिंग प्लांट डाला था, सोफ़ा में हमारी स्ट्रेंथ आ चुकी थी, हमारी बैकबोन सोफ़ा बन चुका था। इंजीनियर्ड वुड में हम लोग अभी ऑनलाइन पे लिस्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज स्केलेबिलिटी नहीं आ पाई थी। ये बिजनेस स्केलेबिलिटी पे ही चलता है। 2018 आते आते हम लोग ने अपने बिजनेस को स्केलेबल किया, पैनल प्रोसेसिंग को। उसके बाद में कॉन्फिडेंस जनरेट किया, एक बेंचमार्किंग करी प्राइस की। इंजीनियरिंग पे काम कर रहे थे कि एक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, मुझे इस प्राइस पे ही ऑनलाइन बेचना है, उससे हायर प्राइस पे नहीं बेचना है, बिकॉज वो एक ऐसा प्राइस है जहाँ पर कस्टमर इज मोर कन्वीनियंट बाइंग। आज फर्नीचर के शोरूम्स आपको पूरे हिंदुस्तान में हर गली कोने में मिलेंगे। तो एक कंज्यूमर का थॉट प्रोसेस वो होना चाहिए कि मुझे घर पहुँच के प्रोडक्ट मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, अच्छे रेटिंग रिव्यूज़ के साथ में, तो उसका इंटरेस्ट आएगा खरीदने में, अदरवाइज वो नहीं खरीदेगा। अगर 20,000 का प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ और 20,000 का उसको वहीं मार्केट में मिल रहा है, तो वो मुझ पर ट्रस्ट करके नहीं खरीदेगा। उसको बेटर प्राइस में मिलेगा तभी वो मुझ पर ट्रस्ट करने की कोशिश करेगा। सो थॉट प्रोसेस वॉज वेरी सिंपल। एक टारगेट प्राइस हमने सेट किया हुआ है, उस टारगेट प्राइस को मैच करना है हमें, कि हमें इसी प्राइस पे बेचना है। तो हम लोगों ने पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग करी उसकी। 2018 में मुझे महसूस हुआ कि यस, आज हम तैयार हैं इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने के लिए। तो 2018 में मैंने उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना शुरू किया। आज 5 साल 6 साल हो चुके हैं उसको भी मुझे रन करते हुए। आज हम उस लेवल पे फिर आ गए हैं जहाँ पर पैनल प्रोसेसिंग के अंदर भी वी आर द टॉप सेलर्स इन इंडिया। यानी सोफ़ा चूँकि हमारी बैकबोन थी, पैनल प्रोसेसिंग हम लोगों ने उस थॉट प्रोसेस से नहीं किया था, लेकिन आज हम उसमें भी इस लेवल पे आ चुके हैं कि हम दोनों ही इंडस्ट्रीज़ में वी आर टॉप सेलर्स पैन इंडिया। नाइस। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इन्वेंट्री होती है वो आपके पास में होती है रखी हुई, या फिर आप जस्ट इन टाइम पर काम करते हैं? देखिए, ये बिजनेस मॉडल जो है ना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग बिजनेस मॉडल, स्पेशली इनटू अवर इंडस्ट्री फर्नीचर। अगर हम ऑनलाइन सेलिंग की बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन सेलिंग इज़ रियली डिफ़िकल्ट इन इंडिया, बट चूँकि हमारी एक्सपर्टीज़ हमने कर ली है, हम इस प्रोडक्ट को कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं और उसके मल्टीपल ऑफ रीजंस हैं। इसमें बहुत हाई इन्वेंट्री पे हमें बैठना पड़ता है। ये एक एंटिसिपेशन सेल्स के ऊपर होता है। रिटेल में आप बेचें, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, आप नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, फ्लोर पे रख रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पे इस तरीके से बिजनेस नहीं होता है जी। ऑनलाइन पे एक एंटिसिपेशन सेल्स होती है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका बिक सकता है, उसी बेस पे आप अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं, आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। एक स्पेसिफिक डे पे आपके पास में 100 पीसेस का ऑर्डर आ रहा है किसी स्टॉक का, तो आपकी इन्वेंट्री होनी चाहिए जी। अगर आपके पास इन्वेंट्री नहीं है तो आप उसको बेच नहीं सकते हैं प्रोडक्ट को। आपका प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया है, वो इन्वेंट्री मॉडल पे ही काम हो रहा है। आप ऑन मेक टू ऑर्डर पे नहीं काम कर रहे हैं कि आज आपके पास ऑर्डर आया और आपने प्रोडक्शन में लिया। इस बिजनेस में वो पॉसिबल नहीं होता है। आपको पहले इन्वेंट्री बनानी है, उसके बाद आपको सेल करना है। तो आप सोचिए कि आज मेरे 800 SKUs रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं।
800 एसकेयूज का इन्वेंट्री मुझे कुछ न कुछ हर प्रोडक्ट का मेंटेन करना है, जी। तभी जाकर के मैं ऑनलाइन सेल कर सकता हूँ। तो दिस इज़ अ बिग टास्क कि मेरे कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो रोज़ के 100-100 पीसेस बिक रहे हैं, हुँ, कुछ प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ 2 या 3 या 5 बिक रहे हैं, कुछ 1 बिक रहे हैं, कुछ हफ्ते में 1 बिक रहे हैं। बिल्कुल। तो उन मॉडल्स के सेल्स नंबर के आधार पे, उनके परफॉर्मेंस के बेस पे हमें एक एंटीसिपेशन में स्टॉक को बनाना पड़ता है। तो इसमें इन्वेंट्री मॉडल बहुत हाई होता है, यानी जितने हमारे एनुअल सेल्स होती हैं उसके 50% हमारी इन्वेंट्री होती है, कि जो हम पूरे साल भर में बेच रहे हैं उसका 40 टू 50% का इन्वेंट्री हमें मेंटेन करना पड़ता है, यानी 6 महीने का स्टॉक हमें यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है इन्वेंट्री से। तो दिस इज़ अ बिग टास्क, बिग चैलेंज फॉर अस, बट ठीक है, उसके अपने कुछ खूबसूरती भी है इस मार्केट की। नंबर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, सेल्स बहुत अच्छी है, और चूँकि हमारी मार्केट ग्रिप बहुत अच्छी हो गई है, तो वी नो कि हमें कौन से प्रोडक्ट में कितना स्टॉक मेंटेन करना है। बट येस, इट्स अ बिट चैलेंजिंग। ओके। सर हाउ डू यू डेवलप ट्रस्ट? बिकॉज़ आप डायरेक्ट तो कस्टमर से मिल नहीं रहे हैं, जी। ठीक है? तो ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? प्लस अगर मान लीजिए कि सामान में ट्रांसपोर्टेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, हुँ, तो वो फिर रिटर्न भी होता होगा। जी। तो ये सारे चैलेंजेस आप कैसे फेस करते हैं? देखिए, ये एक दूसरा चैलेंज है जो आपने मुझसे डिस्कस किया, रिटर्न्स। रिटर्न्स, हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं, वो ईज़ी रिटर्न्स देते हैं अपने कंज्यूमर्स को, जो अल्टीमेटली उनके बिज़नेस को स्केल अप करने के लिए बेस्ट ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। आज एक कंज्यूमर ने मुझे ऑर्डर किया, ऑनलाइन एक ऑर्डर प्लेस किया। ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने के बाद में वो यहाँ से गुड शिप हो चुका है, दैट इज़ इन अ ट्रांज़िट। लेकिन इस दौरान उसका माइंडसेट कुछ चेंज हुआ, हुँ, हुँ। उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। नाउ द गुड्स आर इन ट्रांज़िट, मेरे यहाँ से शिप हो चुका है और उसने ऑर्डर कैंसिल किया। कंज्यूमर के पास पहुँचने के पहले ही वो कैंसिल हो चुका है, लेकिन मेरी लॉजिस्टिक कॉस्ट लग गई बिल्कुल। कि मेरे यहाँ से शिप हो चुका है। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट जाने की तो लग गई, अब चूँकि वो कैंसिल हुआ है, उस डेस्टिनेशन पे डोर स्टेप पे पहुँचने के बाद मेरे पास में फिर रिटर्न आ रहा है, तो मेरे पास में डुअल लॉजिस्टिक कॉस्ट आ गई। जी। प्रोडक्ट जाने का भी कॉस्ट आ गया, आने का भी कॉस्ट हो गया। तो ये एक चैलेंजिंग बिजनेस है इस जगह पर। दूसरा चैलेंज हमारे साथ में एक और होता है पैरेलली, कि जब हम लोग चीज़ शिप कर रहे हैं, हुँ, हुँ। उसकी कंडीशन डेफिनेटली अच्छी जा रही है, लेकिन कोई भी जब रिटर्न गुड्स होते हैं तो उसमें डैमेज की पॉसिबिलिटीज़ और बढ़ जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा लॉजिस्टिक उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जी। ट्रांजिशन होगा, उतने ही डैमेजेस की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। तो हमारे पास में जब कोई चीज़ रिटर्न आती है तो उसमें डैमेज की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ चुकी होती है, तो काफ़ी कुछ उसमें डैमेजेस भी आते हैं, जिस पे फिर हमको उसको कॉस्ट में डालना पड़ता है। तो वो सब चीज़ों की वजह से ये बिज़नेस जो है थोड़ा-सा टिपिकल है हमारा बिज़नेस। हुँ, हुँ। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगा इंडिया के बारे में। मतलब इंडियन जो कस्टमर्स होते हैं, हमने देखा है कि मतलब अमेज़न के जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, उनको लूट रहे हैं, ठीक है? फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉयज़ को परेशान कर रहे हैं। कुछ सामान मँगवा लेते हैं, कुछ और रिटर्न कर देते हैं। ये भी होता है बिज़नेस में आपके साथ में? ये बिज़नेस में डेफ़िनेटली होता है। जो आपने सुना है वैसे हमारे भी साथ में भी कई बार हो चुका है। कंज्यूमर्स बहुत स्मार्ट हैं, ऑर्डर प्लेस कर दिया, मेरा फर्नीचर उसमें गया, बेड गया, ठीक है। बेड उन्होंने वहाँ पर अपने यहाँ पर उसमें ऑफलोड करने के बाद में उसमें से सामान निकाल लिया। सामान निकाल कर के भी रिसेंटली हमारे साथ में एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि किसी कंज्यूमर ने, बैंगलोर के कंज्यूमर ने गुड ऑर्डर किया, बेड का ही ऑर्डर था वो। उसने वो प्रोडक्ट लिया, असेंबल करके अपने घर में लगाया। उसने घर में कुछ कारपेंटरी वर्क करवाया था, तो उसके जितने भी लेफ्टओवर्स या प्लाई के टुकड़े थे उसने वो बॉक्स में भरा ओह! और उसको रिटर्न मार दिया। अब होता ये है कि हमारे पास में जब गुड्स रिटर्न आते हैं, हम इमीडिएटली ओपन नहीं कर पाते हैं, जी। क्योंकि गुड्स रिटर्न है, एक रूटीन प्रोसेस है, तो हमने इमीडिएट ओपन नहीं किया है। हमें अपने चैनल पार्टनर को इमीडिएटली रिपोर्ट करना पड़ता है अगर हमें क्लेम करना है। हुँ, हुँ। हम इमीडिएटली अगर रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो वो हमारा क्लेम डिनाई हो जाता है। अब वो हमारे पास में प्रोडक्ट जब आया तो उस समय इमीडिएटली ओपन नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं। तो हमने 1 हफ्ते को ओपन किया, देखा कि उसके अंदर गार्बेज है पूरा, तो वी रिपोर्टेड टू आवर चैनल पार्टनर्स, बट चूँकि टाइम बार हो चुका था तो उसका हमें कोई रिटर्न नहीं मिला। तो पीपल आर स्मार्ट, वो ऐसा प्ले करते हैं। इट्स अ रूटीन प्रोसेस। और सर इसके अलावा ऑनलाइन बिज़नेस में या फिर आपके फर्नीचर के बिज़नेस में कौन-कौन से रिस्क होते हैं? अगर मान लीजिए कोई अभी नया-नया बिज़नेस शुरू कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? किन की पॉइंट्स के ऊपर उसको ध्यान देना चाहिए? देखिए, द इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ सोफाज और प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर,
इंडिया मार्केट इज वास्ट। आज आप लॉजिकल सोचें हैं कि हिंदुस्तान की जो आबादी है इस समय 140 करोड़ की, वी आर बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। तो 140 करोड़ की आबादी वाले देश में कंजम्पशन कितना होगा? देखो, फर्नीचर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में लगता है और रूटीन में लगता है और इसकी कभी डिमांड ख़त्म नहीं होगी। और गवर्नमेंट अगर सपोर्टिव अगर हो गई है, आज सब सपोर्टिव है, अगर और सपोर्टिव होती है तो ये पॉसिबिलिटीज़ और हाई होती हैं कि इंपोर्ट कम होगा। इंपोर्ट जितना कम होगा उतने सेल नंबर्स हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है करने के लिए। तो ये इंडस्ट्री में स्कोप तो है। तो मेरे लिसनर्स अगर कोई सुन रहे हैं तो आप चीज़ ये समझें कि ये प्रोडक्ट में डिमांड, सप्लाई हर समय शॉर्ट रहेगा, डिमांड हर समय रहेगी। तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट फर्नीचर्स। अच्छा, और उसके बाद में हम ये बात करते हैं कि आपने बोला कि गवर्नमेंट आगे कुछ और हेल्प करी तो और अच्छा रहेगा। जी। क्या आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट के लिए कि मतलब क्या-क्या हेल्प उन्हें जो है नए बिज़नेस के लिए करना चाहिए, अब जो एक्जिस्टिंग बिज़नेस उनको ग्रो करने के लिए करना हिंदुस्तान में देखिए मैं बताऊँ चैलेंजेस बहुत हैं। गवर्नमेंट की मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन टॉप लाइन में अगर कोई इंस्ट्रक्शंस पास ऑन होते हैं तो वो नीचे बॉटम लाइन तक आते-आते चीज़ें बहुत सिनेरियो चेंज हो जाता है। हिंदुस्तान में बहुत अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। सिंस वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, इट्स टेकिंग अ लॉन्गर टाइम। सबसे पहले हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की। आज हमारे पास में जितने भी ऑर्डर्स आते हैं ऑनलाइन पे वो अर्बन एरियाज़ के हैं, रूरल के ऑर्डर्स नहीं हैं हमारे पास में। रीज़न बीइंग कि हम वहाँ सर्व नहीं कर सकते हैं। सर्व क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ द रोड कनेक्टिविटी। अगर रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, रूरल एरियाज़ तक हम रीच आउट कर पाते हैं, तो हमारे पास रूरल मार्केट से भी बिजनेस आएगा। आज एक गांव में फर्नीचर अगर उसको चाहिए होगा तो उसके पास में चॉइसेस बहुत ही लिमिटेड होंगे। या तो वो नज़दीकी शहर में जाएगा खरीदने के लिए और वहाँ से लेकर के आएगा, लेकिन वो ऑनलाइन अगर ऑर्डर करना चाहे तो उसके लिए अवेलेबल नहीं है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि वहाँ तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड कनेक्टिविटी है ही नहीं। गांव तक पहुँचने के लिए रोड की कंडीशंस अच्छी नहीं है। अगर रोड की कंडीशन अच्छी हो जाएगी, हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं तो हम उनको सर्व कर पाएंगे। हमारे लॉजिस्टिक पार्टनर्स बहुत ईगर हैं अपने बिज़नेस को स्प्रेड करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो होने की वजह से वो नहीं रूरल तक पहुंच पा रहे हैं। तो एक चैलेंज ये हो गया। दूसरा, हमारे ब्यूरोक्रेट्स चैलेंजेस हमारी कंट्री में कम नहीं है बिज़नेस करने के लिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं है। बिज़नेस में चैलेंजेस बहुत है क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम्स हमारे बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर बदलाव होता है तो डेफिनेटली हमारी कंट्री को ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता। आज अगर हम चाइना की बात करें जो कि हमारे नियर बाय नेबरिंग कंट्री है, उससे अगर हम किसी भी जगह पे अपने आप को कंपेयर करते हैं तो आज हम लोग उनके हिसाब से प्रोडक्टिविटी में बहुत स्लो हैं। और रीज़न सिंपल है, वहाँ की गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट्स के हम डिफरेंसेस को देखें तो वहाँ की गवर्नमेंट बहुत इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट बहुत करती हैं। हमारी गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहती है पर वो सपोर्ट हम तक पहुँच नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट खुद मॉनिटर करता है, पीएमओ खुद मॉनिटर करता है चीज़ों को, लेकिन इंस्पाइट दैट चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस एक बार हमारे कम होते हैं तो नंबर्स इट्स नॉट अ चैलेंज फॉर अस। इंपोर्ट्स की बात करें, आज चाइना से कोई प्रोडक्ट चल कर के हिंदुस्तान आकर के बिक रहा है तो उसके पीछे लॉजिक्स एक सिंपल है कि वो प्रोडक्ट क्यों कोई ला रहा है। इसलिए ला रहा है कि वो फिनिशिंग, वो क्वालिटी, वो प्राइस हम इंडियन मार्केट में बनाकर नहीं बेच पा रहे हैं, या हमारी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि हम उस क्वालिटी को उस प्राइस पे प्रोडक्ट को मार्केट कर सकें। दिस इज़ द सिंपल रीज़न कि कोई भी इंपोर्ट चीज़ आती है, यहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरवेन करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज हाईली रिक्वायर्ड हियर। रीज़न बीइंग कि अगर कोई चीज़ विदेश से चलकर यहाँ आ रही है जिसमें टैक्स पेड हो रहा है, ड्यूटीज़ पेड हो रही हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट पे हो रहा है, उसके बाद भी वो प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज एक इंडियन एंटरप्रेन्योर के साथ में है कि वो उस प्राइस को भी मैच नहीं कर पा रहा जो वहाँ से यहाँ तक आकर के लैंड हो रहा है, जिसकी प्राइस 50% बढ़ रही है। 100 रुपये का प्रोडक्ट अगर चाइना से चलेगा तो वो 150 रुपये से कम इंडिया में लैंड नहीं करेगा।
तो जो 50 रुपये का गैप है, उस गैप को भी अगर हम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरवेन करने की ज़रूरत है। ड्यूटीज़ फर्नीचर के ऊपर पहले 20% हुआ करती थी, जो अब 25% कर दी गई है। 25% ड्यूटी भरने के बाद में ओशियन फ्रेट 18% का कॉस्ट, जीएसटी कॉस्ट, ये सब पे करने के बाद में भी अगर वो हमको सस्ता मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें ड्यूटीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को यहाँ इंटरविन करना चाहिए। आप ड्यूटीज़ बढ़ा दो। ऑटोमोबाइल्स के अंदर आप 120% ड्यूटी ले रहे हो, तो उसका रीज़न सिंपल है जी, उसका रीज़न सिंपल है कि हम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। सेम गोज विथ फर्नीचर्स ऑल्सो, क्योंकि आज भी हमारी 70% डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पर है। हमारी 140 करोड़ की आबादी के बावजूद भी 70% इंपोर्ट हो रहा है। 70% हमारे में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। आज हम सिर्फ 30% का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब यही रिवर्स अगर हमने कर दिया तो हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? 30% से अगर हमने 60% प्रोडक्शन कर दिया तो हमारी इंटू 2x हो जाता है। 140 करोड़ की आबादी में अगर हम 2x कर पाते हैं तो इट्स ए ह्यूज अचीवमेंट, और इसके लिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंटरवेन करने की ज़रूरत है। टैक्सेशंस पे और ड्यूटी स्ट्रक्चर्स पे काम करने की ज़रूरत है। ऑल्दो गवर्नमेंट कर रही है, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दी हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने ड्यूटीज़ रिवाइज़ की हैं। सो दैट इज़ अ गुड मूव। जैसे टॉय इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने 20% जो ड्यूटी हुआ करती थी उसको सीधे जंप करके 60% कर दिया। दैट इज़ अ 300% हायर। तो वो इंडस्ट्री आज यहाँ सर्वाइव करने लगी है, इंडस्ट्री ब्रीथ करने लगी है। अब उस इंडस्ट्री के अंदर मूवमेंट आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। अगर हमारी इंडस्ट्री में भी यही कर दिया जाता है, 25 से बढ़ा करके सीधे 60% कर दिया जाता है, तो इंपोर्ट्स अपने आप कम हो जाएगा और हमारी एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्रीज़ को एक अच्छा बूस्टर मिलेगा। तो वो कॉस्ट पैरामीटर पे जहाँ मैच आज नहीं कर पा रहे हैं, हम मैच करने की पोजीशन में आ गए, और जहाँ हमने मैच कर दिया उस प्राइस को, हमारा प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा। बट सर अभी हम बात कर रहे हैं लोकली, ठीक है। अगर मान लीजिए हम किसी मान लीजिए फर्नीचर के ऊपर ही अगर हम इंपोर्ट बढ़ा देते हैं ड्यूटी, तो सामने की कंट्री भी हमारा एक्सपोर्ट जो ले रहे हैं वो इंपोर्ट कर रही है इंडिया से, उस पर ड्यूटी बढ़ाएगी, तो हमें नुकसान नहीं होगा? आई बिलीव दैट कि ट्रीटी होनी चाहिए कंट्रीज टू कंट्रीज, लेकिन आज हमारी नेबरिंग कंट्री की हम बात कर रहे हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द नियर बाय कंट्रीज लाइक चाइना। इंडिया की अभी ट्रीटी हुई है नियर बाय एशियन कंट्रीज से, एक्सेप्शनल विथ चाइना। जी, चाइना से ट्रीटी नहीं है हमारी, बट हमारी इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया, वियतनाम, इन कंट्रीज से हमारी ट्रीटी है, जहाँ पर हमारा वहाँ से जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है उस पर ड्यूटी फ्री आ रहा है। तो दिस इज़ अ ट्रीटी बिटवीन टू कंट्रीज, जहाँ से हम लोग फ्री ट्रेड कर पा रहे हैं। वहाँ से जो सामान आ रहा है उस पर भी ड्यूटी नहीं लग रही, यहाँ से जो सामान जा रहा है वहाँ पर उस पर भी ड्यूटी नहीं है। सो दिस इज़ अ गुड इनिशिएशन। बट इफ यू टॉक अबाउट चाइना, that country, to beat that country or to challenge that country is little bit difficult at this point of time, because उन्होंने पिछले सालों में बहुत मेहनत करी है। आज 1990 से लेकर के उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया है, आज 2024 पे हम लोग खड़े हैं। 35 सालों में उनका जो मूवमेंट हमने देखा है वो ड्रास्टिकली चेंज्ड है, टोटली एंटायरली। हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं आज जिस लेवल पे वो लोग खड़े हैं। उन्होंने अपने बिजनेस को इतना हाईली स्केबल कर दिया है कि दे आर द वर्ल्ड्स फैक्ट्री, पूरी दुनिया को सप्लाई करने में उनका काम है। आज की तारीख में दे आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स वर्ल्ड वाइड। जो पहले जर्मनी हुआ करता था, जापान हुआ करता था, आज उनको बीट करके मेजर शेयर होने के आज 42% एक्सपोर्ट है। जर्मनी सिर्फ 37% पर रह गया है, जबकि पहले जर्मनी वॉज 44-45%, आज वो रिड्यूस होकर के 37 पे आ चुका है। और एट द सेम टाइम चाइना जो बहुत पीछे हुआ करता था एक्सपोर्ट्स में, आज वो किस लेवल पे चला गया, 41% पे। सो दे आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। आप इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना एग्रेसिवली मार्केट कर रहे हैं। आज हम इंडिया के इंपोर्ट्स की बात करें फ्रॉम चाइना, इट्स ओनली 2%। 41% के उनके एक्सपोर्ट में 2% का ही शेयर है हमारे इंडिया का। आज हम कितना भी बोल दें, हमारी स्ट्रेंथ उनके मुकाबले, हमें उनसे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, उनके लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सो इट्स नॉट ईजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट येस द मूवमेंट इज़ गुड, गवर्नमेंट इनिशिएशन इज़ गुड,
आने वाले समय में बदलाव आएगा, मतलब लेट अस कीप अवर फिंगर क्रॉस कि आने वाले समय में बहुत अच्छा बदलाव आएगा। गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है और हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्केलेबल है। आज हमारी इंडस्ट्री के अंदर मैं अपना टेन्योर मैंने आपको बताया अपने बिजनेस का कि हम किस लेवल से स्टार्ट होकर किस लेवल तक आए हैं। तो बिजनेस इज देयर, स्केलेबिलिटी इज देयर, बस हमें थोड़ा सा एफर्ट और लगाना है कि हमें उस मार्केट को, जो कि बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, उस मार्केट को उस प्राइसिंग पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है, उस बेंचमार्क पे कम करने की ज़रूरत है जिस लेवल पे हमारा कंज्यूमर हमसे खुशी से माल ले सकता है। अल्टीमेटली हर किसी का एक पॉकेट साइज होता है, उस पॉकेट साइज से ही वो खरीदी करता है। आप कभी भी ऑनलाइन कोई चीज़ परचेस करते हैं तो एक फ़िल्टर लगा के परचेस करते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से फ़िल्टर लगा देते हैं। आपको 20,000 का ही सोफ़ा खरीदना तो 20,000 पे आपने फ़िल्टर लगा दिया। तो उस रेंज के उस ब्रैकेट को माइंड सेट बनाते हुए ओपनिंग प्राइस पॉइंट पे कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर बिक सकता है और किस प्राइस रेंज में बिक सकता है, अगर हमने उसकी बेंचमार्किंग कर ली तो हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस जब तक आप स्केल अप नहीं करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बनाएंगे, आप मार्केट में बेच नहीं सकते हैं। इट्स अ सिंपल थ्योरी कि आप अपने बिजनेस को उस लेवल पे ले जाएं, एक हाई प्रोडक्टिविटी पे ले जाएं, तो नेचुरली आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत रिड्यूस हो रहे हैं, तो आपका प्राइस मार्केट में आप बहुत अच्छे प्राइस पे बेच सकते हैं, बहुत अच्छे ओपनिंग प्राइस पर बेच सकते हैं। सो दिस इज़ अ सिंपल थ्योरी। तो वो करने के लिए आपके अपने बिजनेस स्केल को डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा सर, जहाँ आप बोलते हैं कि बिजनेस स्केल को बढ़ाना पड़ेगा, हल्दीराम का बताना चाहूँगा। हल्दीराम जो है आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट से सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, ना कि इंडिया लोकल से। जी, आपका कुछ ऐसा फ्यूचर प्लान है कि आप जो है यस डेफिनेटली। देखिए हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा एक्सपोजर पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रहा है। काफ़ी सालों तक हमारी कंपनी ने नेशनल एक्सपोर्ट अवार्ड्स लिए हैं, तो मेरी बिजनेस जो था पूरा एक्सपोर्ट का ही था। आज भी वी आर ओपन फॉर दैट मार्केट। अभी तक हमने एक्सपोर्ट के लिए अपना ध्यान नहीं दिया है। उसका रीज़न ये है कि इंडिया मार्केट ही इतना बड़ा है मेरे लिए, जिसको मैं अभी तक कवर नहीं कर पाया हूँ। क्योंकि पिन कोड्स मैंने आपको बताया 27,000 पिन कोड को मैं सर्व कर रहा हूँ, 45,000 पिन कोड्स पे मैं आ जाऊँगा कमिंग ईयर। लेकिन और भी बहुत सारे पिन कोड्स हैं। अभी हम लोग अर्बन एरियाज़ को ही कवर कर रहे हैं, विच इज़ ओनली 30% ऑफ द कंट्री। रूरल एरिया तो 70% मेरे लिए अछूता है अभी, वो मार्केट तो मैंने कवर करना है। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, इंडियन मार्केट हैं। एक्सपोर्ट यस वी आर ओपन, वी हैव गुड एनक्वायरीज विद अस, बट आज की तारीख में मैं उस लेवल पे बिजनेस को जंप कराने की पोजीशन में नहीं हूँ। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा अभी नहीं मैं डेवलप कर पाया हूँ कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट में ले जाऊँ। बट येस वी हैव अ प्लान, बाय 2025 वी विल स्टार्ट अवर ओन एक्सपोर्ट्स एज वेल। डिमांड है, रिक्वायरमेंट्स हैं। चाइना मैंने आपको बताया 42% एक्सपोर्ट में है। चाइना का मेजर शेयर जो जा रहा है फर्नीचर का एक्सपोर्ट जा रहा है, तो हमारा भी फोकस वही है, फ्यूचर वही है। सो वी आर प्लान फॉर इट। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? देखिए सक्सेस इज़ वेरी सिंपल। आई डोंट बिलीव कि लक नाम की कोई चीज़ होती है, जैसे कई लोग लक पे बिलीव करते हैं। आई बिलीव कि हार्ड वर्क ऑलवेज कम्स फर्स्ट। अगर आप कोई भी बिजनेस पूरे डेडिकेशन से करेंगे, दिस इज़ माय थर्ड बिजनेस और तीनों बिजनेस मैंने टॉप लेवल पर लेकर गया हूँ। सिर्फ एक ही चीज़ है, डेडिकेशन। अगर आप डेडिकेशन के साथ कोई भी बिजनेस को करते हैं, आपकी टीम को मोटिवेट करते हैं, आपकी टीम के लिए आप आइडियल बन के काम करिए। अगर आप अपनी कंपनी में आइडियल हैं तो डेफिनेटली आपकी टीम आपको फॉलो करेगी, बट अल्टीमेटली वो आप ही को फॉलो कर रही है आपकी टीम। और अगर आप आइडियल कंडीशंस में काम कर रहे हैं, डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, पूरी हार्डशिप्स हैं आपकी, तो आपको ग्रोथ में कोई भी नहीं रोक सकता, कभी भी नहीं रोक सकता है। समय लग सकता है, लेकिन अगर आप समय नहीं देते हैं किसी भी इंडस्ट्री को और स्विचिंग फास्ट करते हैं तो ग्रोथ आपके लिए नहीं है। ग्रोथ आपके लिए तब है जब आप कंटिन्यूसली एक ही इंडस्ट्री में कंटिन्यूस एफर्ट्स डालते हैं, हार्डशिप्स करते हैं। तो अगर आप हार्ड वर्कर हैं, डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, तो आपको ग्रोथ कभी भी कहीं पर भी किसी भी इंडस्ट्री में आप अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। कंसिस्टेंसी की, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।